नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रही है। कुछ ही समय में कंगना ने ऐसे 2 बयान दिए हैं जिससे बीजेपी ने तुरंत किनारा कर लिया। साथ ही साथ दोस्तों ये भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी की ओर से बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। पहले किसान आंदोलन और फिर अब तीनों कृषि कानून को लेकर कंगना ने जो कहा है उसे पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ सुर उठने लगे हैं। कृषि कानून को लेकर कंगना रनौत ने पहले कहा है कि मुझे पता है कि विवाद होगा, लेकिन मुझे लगता है कि निरस्त किए गए 3 कृषि कानून को वापस लाना जाना चाहिए। किसानों को भी इसकी मांग करनी चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ने पर कंगना ने खेद जताते हुए अपने शब्दों को वापस ले लिया। कंगना के बयान से बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में नुकसान होने की संभावना जताई जा रही थी। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को भी 90 सीट पर वोटिंग है, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। राज्य में पिछले 1 दशक से बीजेपी की सरकार होने से पार्टी को पहले से ही इनकम्बेंस का सामना करना पड़ रहा है। अग्निवीर, किसान संबंधी मुद्दे, बेरोजगारी आदि को लेकर राज्य की जनता में बीजेपी सरकार के खिलाफ कई बार नाराजगी भी देखी गई है। वहीं टिकट कटने की वजह से बीजेपी कई नेताओं की बगावत भी झेली है। ऐसे में चुनावी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कंगना के तीनों कृषि कानून को वापस लाने की मांग करने वाला बयान हरियाणा में बीजेपी को और नुकसान पहुंच सकता है। यही देखते हुए बीजेपी ने कंगना के बयान का खंडन करते हुए कहा कि ये उनका निजी बयान है। कुछ साल पहले दोस्तों दिल्ली की सीमाओं पर हुए किसान आंदोलन के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा के भी बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के लिए लंबे समय तक बैठे थे। उसके बाद पीएम मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। ऐसे ही कृषि कानून पर कंगना रनौत ने बयान दिया। कांग्रेस ने मौके पर चौके मारते हुए उसे हरियाणा चुनाव में भुनाने की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस सांसद द्रौपदी हुड्डा ने विभिन्न रैलियों में कंगना के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वो इन कृषि कानून को फिर से वापस नहीं आने देंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने रैली में कहा है 750 किसान ने अपनी सरहद देकर एमएसपी और मंडी प्रणाली को भाजपा की तानाशाही सरकार से बचाया है। काले कृषि कानून वापस लाने के मौसूबे रखने वाले तमाम भाजपा सांसद को हमारी चुनौती है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद देश में ऐसी कोई ताकत नहीं जो ये कानून वापस लागू कर सके। कांग्रेस के ओर से मुद्दा उठाए जाने के बीच बीजेपी ने कंगना के बयान से अपने आप को अलग किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। यह बयान उन 3 कृषि कानून से संबंधित है जिन्हें पहले बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया था। इस प्रकार मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह बयान कंगना रनौत के व्यक्तिगत विचारों को दर्शाता है और किसी भी तरह से 3 कृषि कानून से संबंधित बयान बीजेपी के विचारों को नहीं दर्शाता है। मुझे ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि कंगना रनौत को बीजेपी द्वारा 3 कृषि कानून के विषय पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। दोस्तों, पिछले महीने इमरजेंसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कंगना रनौत ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसी बात कही दी थी जिससे विवाद खड़ा हो गया था। कंगना ने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होते हुए देर नहीं लगती। किसान आंदोलन के समय उपद्रव, हिंसा फैला रहे थे और लंबी प्लानिंग थी। वहाँ रेप और हत्याएं भी हुई थी। कंगना के इस बयान को लेकर भी पंजाब में काफ़ी विरोध हुआ था। बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा था कि कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत हुए। बीजेपी ने आगे भी कहा, पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया जाता है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दे। दोस्तों, बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृतसंकल्पित है। दोस्तों, इसके बाद वक्फ बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी को अब तक लाखों करोड़ की संख्या में पत्र मिले हैं और इसे लेकर जेपीसी के सदस्य निशिकांता दुबे ने चिंता व्यक्त की है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखकर उन्होंने बताया कि अब तक वक्फ समिति को 1 करोड़ 25 लाख पत्र मिले हैं। इसके पीछे उन्हें एक परेशान करने वाला धारा नज़र आ रहा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। संभवतः दुनिया भर में किसी संसदीय समिति को इतनी बड़ी संख्या में पत्र नहीं मिले होंगे और इसी वजह से उनका मानना है कि इसकी जांच होना जरूरी है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ये देखा जाना जरूरी है कि आखिरकार सबसे अधिक पत्र कहाँ से आए, इनमें से भारत में से कितने हैं और विदेशों से कितने आए हैं। जेपीसी के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में पत्रों को देखते हुए ये कहना संभव नहीं है कि ये सभी पत्र सिर्फ भारत से आए हो। इसी वजह से जरूरी है कि विदेशी ताकतों, संगठनों और व्यक्तियों ने जानबूझकर एक अभियान के तहत इस तरह के पत्रों की बाढ़ लगाई है।
दोस्तों, इस्लामी कट्टरपंथियों की भूमिका का मुद्दा बड़ा और गंभीर है, जिन्होंने संसदीय समिति को पत्र भिजवाने के लिए अभियान चलाया। भारत घरेलू और विदेशी मार्च पर चरमपंथ का मुकाबला करता आया है। कई बार ऐसे संगठन जिन्हें विदेशों से मदद मिलती है, देश को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं, लोकतंत्र को अस्थिर करना चाहते हैं और हमारी संसदीय प्रक्रिया को पटरी से उतरना चाहते हैं। दोस्तों, ये मानने का कारण है कि ऐसे संगठन वक्फ बिल से जुड़े विमर्श को बदलना चाहते हैं और जनता के मन में संदेह के बीज बोकर उनके विचार को प्रभावित करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हमारी संसदीय प्रक्रिया चरमपंथी एजेंट से हाईजैक ना हो जाए और राष्ट्रीय एकता पर बुरा असर ना हो। माना जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर मिले ढेर सारे सुझाव के पीछे जाकिर नाइक और उसके नेटवर्क का हाथ हो सकता है। ये भड़काऊ भाषण के कारण और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपियों में भारतीय एजेंसियां वांछित है। जेपीसी को मिले सुझाव में उसकी और उसके नेटवर्क की भूमिका भी जांच हो। आईएसआई, चीन और कट्टरपंथी संगठन के शामिल होने के बाद बहुत चिंताजनक है। बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी और तालिबान का नाम भी इसमें समान आ रहा है। ये भारत का अस्थिर करना चाहते हैं। ये कोई छुपी बात नहीं है कि आईएसआई भारत में लंबे समय से गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करती आई है। ये संभव है कि कितनी बड़ी संख्या में मिले पत्रों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यों का सुनिश्चित करता है, जिनमें समितियों का कामकाज भी शामिल है। अगर विदेशी ताकतों, जिनमें खुफिया एजेंसियों और चरमपंथी भी शामिल है, संसदीय प्रक्रिया से छेड़छाड़ का प्रयास करते हैं, तो ये हमारी संसदीय प्रणाली के बुनियाद पर हमला है। जेपीसी के सदस्य होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि समिति पूरी स्वतंत्रता से काम करे और उस पर घरेलू या विदेशी प्रभाव ना हो। निशिकांत दुबे ने समिति के अध्यक्ष से मांग की है कि इसकी जांच गृह मंत्रालय से कराई जाए। दोस्तों, जांच में आईएसआई, चीन और जाकिर नाइक की भूमिका भी लाई जाए। जांच के नतीजों के बारे में समिति के सभी सदस्यों को बताया जाए। ऐसा करना वक्फ बिल से जुड़ी चर्चा का निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि यह जांच जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। दोस्तों, वहीं बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय सिंधे की विवादित पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद राजनीतिक हालत को सियासी खींचतान तेज हो गई है। महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल दो सहयोगी दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा इसका श्रेय लेने की होड़ में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुठभेड़ के अगले ही दिन बदलापुर में पटाखे फोड़कर और मिठाइयाँ बांटकर जश्न मनाया। इसी बीच मुंबई के प्रमुख स्थानों पर भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम से जुड़े रहस्यमय पोस्टर लगे हुए दिख गए। इन पोस्टरों पर बदलापुरा जैसे शब्द लिखे थे। बता दें कि ये पोस्टर खीरबाड़े, अंधेरी, लालबाग और सायन सर्कल जैसे प्रमुख इलाकों में दिखाई दिए। हालांकि इन पोस्टर पर किसी का नाम नहीं था, लेकिन ये माना जा रहा है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगाया गया था। कुछ पोस्टरों के स्थानीय पुलिस ने बाद में हटा दिया। ये पोस्टर मंगलवार की आधी रात के आसपास लगाए गए थे, जिनमें फडणवीस को एक रेगुलेटर को बंदूक के साथ दिखाया गया था। हिंदी में लिखे गए संदेश इस बात की तरफ से इशारा कर रहे हैं कि भाजपा नेता ने बदलापुर में 2 नाबालिग स्कूली लड़कियों के साथ हुए घिनौने अपराध का उचित बदला ले लिया है। उल्लेखनीय है कि 24 वर्षीय अक्षय सिंधे पर शोषण का आरोप था। सिंधे बदलापुर के एक स्कूल में ठेके पर काम करता था। सोमवार को उसकी पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई, जिसे पुलिस ने आत्मरक्षा का एक कदम बताया। रिपोर्ट के अनुसार जब सिंधे को तलित जेल से बदलापुर में एक अन्य यौन शोषण मामलों में पेश के लिए लाया जा रहा था, तब उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर गोली चला दी थी। बता दें कि यह मामला उसकी पूर्व पत्नी द्वारा दायर किया गया था। दोस्तों, इस मुठभेड़ के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के समर्थकों ने बदलापुर और नासिक में पुलिस कार्रवाई की सराहना करते हुए जश्न मनाया। मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस दोनों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सही ठहराया। वहीं विपक्षी दलों ने इस मुठभेड़ को सुनियोजित हत्या बताते हुए सरकार पर अन्य आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। ये भी ध्यान देने की योग्य है कि इस मामले में स्कूल ट्रस्टियों सहित अन्य आरोपी अब भी फरार है। वही अब शिवसेना और भाजपा के बीच इस घटना को लेकर श्रेय लेने का होड़ ने राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। जहां शिवसेना ने इस घटना को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया, वहीं भाजपा के पोस्टर पर दावा करते हुए दिखे कि इस बदले की जिम्मेदारी फडणवीस की है। दोस्तों, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश ने खुशी संभालते ही राष्ट्रीय राजधानी में काम करने वाले श्रमिकों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम आतिश ने राष्ट्रीय राजधानी में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नए वेतमान का घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने स्कूल श्रमिकों के लिए 18,066 रुपये, अर्धकुशल के लिए 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 21,917 रुपये
न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश के इस ऐलान में स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अब किसी भी श्रमिकों को सैलरी 18,000 से कम नहीं होगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री आतिश ने बुधवार को असंगठित क्षेत्र में अकुशल संख्या के 18,066 रुपये, अर्धकुशल के लिए 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 21,917 रुपये की न्यूनतम वेतनमान का ऐलान किया है। दिल्ली के सीएम के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शहरी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू की थी, जो देश में सबसे ज़्यादा थी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर गरीब विरोधी होने का भी आरोप लगाया। दोस्तों, आतिशी ने एक बड़ा दावा करते हुए आगे भी कहा कि भाजपा शासित राज्यों में न्यूनतम मजदूरी शायद दिल्ली में दी जा रही थी, मजदूरी का आधा है। केजरीवाल सरकार ने न केवल अदालत के जरिए न्यूनतम मजदूरी लागू की, वरना भाजपा की ओर से अंडका लगाने के बावजूद हर साल 2 बार इसकी सुरक्षा व समीक्षा की अनुचित की है। ये नई दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के मेडिकल संस्थानों से सूजी और पीजी दोनों कार्यक्रम में अखिल भारतीय काटों और राज्य कोटा से पास होने वाले मेडिकल छात्रों के लिए 1 साल का सेवा बांड अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किया गया है। इस फैसले के बाद मेडिकल छात्रों को दिल्ली सरकार के तहत चिकित्सा संस्थानों में 1 साल तक सेवा करना जरूरी होगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन संबंध एशिया के भविष्य के लिए अहम है और इसका असर न केवल इस महाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों का समांतर विकास आज की वैश्विक राजनीति में बहुत अनोखी समस्या पेश करता है। जयशंकर ने मंगलवार को यहाँ एशिया सीओ सीट में और एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंटरव्यू द्वारा आयोजित भारत एशिया और विश्व विषय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुझे लगता है कि भारत चीन संबंध एशिया के भविष्य के लिए अहम है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर दुनिया को बहुध्रुवीय बनाना है तो एशिया को बहुध्रुवीय होना होगा और इसीलिए ये रिश्ता न केवल एशिया के भविष्य पर बल्कि संभवतः दुनिया के भविष्य पर भी असर झेलेगा। दोस्तों, विदेशी मंत्री ने कहा कि अभी दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और न्यूयॉर्क में मंगलवार को अपने वैश्विक समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठक की है। वो शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 79 सन्न की आम बहस से हिस्सा लेंगे। एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में चीन पर एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि भारत का 1962 में युद्ध समेत चीन के साथ कठोर इतिहास है। उन्होंने आगे भी कहा, आपके पास 2 ऐसे देश हैं जो आपस में पड़ोसी हैं। वो इसी दृष्टि से अनोखे भी है कि वो ही 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश भी है। दोनों वैश्विक व्यवस्था में उभर रहे हैं और उनकी सीमा अक्सर अस्पष्ट है तथा साथ ही उनकी एक साझा सीमा भी है। इसीलिए यह बहुत जटिल मुद्दा है। मुझे लगता है कि अगर आप आज वैश्विक राजनीति में देखें तो भारत और चीन का समांतर विकास बहुत ही अनोखी समस्या है। दोस्तों, जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी की लगभग 75% समस्याओं को सुलझा लिया गया है। उनकी उस टिप्पणी का उल्लेख एशिया सोसाइटी की बातचीत के दौरान किया गया। उन टिप्पणी के संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा कि जब मैं कहता हूं कि इससे 75% समस्याओं को सुलझा लिया गया है तो ये केवल सैनिकों के पीछे हटने के संबंध में है। इसीलिए ये समस्या का एक हिस्सा है। अभी मुख्य मुद्दा गश्त का है। आप जानते हैं कि हम दोनों कैसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त लगाते हैं। जयशंकर ने आगे भी कहा कि 2020 के बाद गश्त की व्यवस्था वर्धित हुई है और इसे हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यह बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम दोनों सीमा पर बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को ले आए थे। इसीलिए हम इसे सैनिकों की वापसी कहते हैं। और फिर एक बड़ा अगला कदम वास्तव में यह है कि आप बाकी के रिश्ते से कैसे निपटते हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंध और सीमा बाबत के इतिहास परिप्रेक्ष्य में कहा, भारत और चीन के बीच पूरे 3500 किलोमीटर का सीमा विवाद है। इसीलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि शांतिपूर्ण हो ताकि रिश्ते में अन्य बातें आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं ताकि ये सुनिश्चित हो कि सीमा शांतिपूर्ण एक्स पर है। तो उन्होंने आगे भी कहा कि अब समस्या 2020 में पैदा हुई। हम सभी उस वक्त कोविड के दौरान में थे, लेकिन इन समझौता के उल्लंघन करते हुए चीनियों ने बड़ी संख्या में सैनिकों का वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खड़ा कर दिया और हमने उसी तरह जवाब दिया। जयशंकर ने कहा, एक बार जब सैनिकों को बहुत करीब तैनात किया जाता है जो बहुत खतरनाक है तो ऐसी आशंका होती है कि कोई दुर्घटना हो सकती है और ऐसा ही हुआ। उन्होंने 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों से संदर्भ में कहा, इसीलिए झड़प हुई और दोनों ओर के कई सैनिकों की जान गई थी। तब से एक तरह से रिश्ते में खटास है।
इसीलिए जब तक हम सीमा पर शांति बहाल नहीं कर लेते और ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि हस्ताक्षरित समझौता का पालन किया जाए, तब तक बाकी संबंधों को आगे बढ़ाना स्पष्ट रूप से मुश्किल है। दोस्तों, जयशंकर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में हमारा ध्यान सबसे पहले सैनिकों को सीमा पर हटाना है ताकि वो वापस उन सैन्य अड्डा पर चले जाएं जहां से वो पारंपरिक रूप से काम करते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि अभी दोनों पक्षों ने चौकियों पर सैनिकों की तैनात किया हुआ है। दोस्तों, यही एक बड़ी खबर है जो कि सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवर की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर छिड़ा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। धर्माचार्यों से लेकर सियासी दलों के नेताओं तक उनका बयान तिरुपति लड्डू विवाद पर सामने आए हैं। इसी बीच IMIAM की चीफ उसबुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को 25 सितंबर को तिरुपति के प्रसाद के लिए पहली बार प्रतिक्रिया दी है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसबुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तिरुपति के प्रसाद में जानवर की चर्बी के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है। ऐसा हुआ है तो गलत है। उन्होंने कहा कि हम भी इसे गलत मानते हैं और ये नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, उसबुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वक्फ में सदस्य मुस्लिम समुदाय के बाहर का कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा वक्फ प्रॉपर्टी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी अफवाह फैला रही है जैसे वक्फ एक सरकारी प्रॉपर्टी है। झूठ प्रोपेगेंडा है कि वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू धर्म में प्रॉपर्टी दान दी जाती है, वैसे ही वक्फ में भी जमीन दान दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये बिल मोदी की सरकार इसीलिए लाना चाहिए थी ताकि वक्फ बिल खत्म हो जाए। ओवैसी ने कहा कि हिंदू धर्म में भी वो होता है, आप किसी को भी दान दे सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं। दोस्तों, AIMIAM चीफ ने कहा कि ये केंद्र सरकार बा बोल रहे हैं कि कलेक्टर तय करेगा कि वक्फ की ज़मीन है या नहीं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर तो सरकार का ही आदमी होता है, तो कैसे न्याय होगा। उन्होंने कहा कि यह बिल वक्फ के पक्ष में नहीं बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मांग को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो हम आज़ाद मैदान में प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब 2 सप्ताह से कम का वक्त बचा है। उससे पहले 10 साल की एंटी इकोनॉमिक्स का सामना कर रही भाजपा ने कमर कस ली है। एक तरफ भाजपा ने RSM से इस चुनाव में मदद मांगी है और पन्ना प्रमुख वाला अभियान तेज करने का फैसला लिया है। पन्ना प्रमुख की रणनीति में RSS के कैडर से सहयोग की अपेक्षा है। वहीं नमो ऐप के जरिए भी बूथ लेवल का कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करने की कोशिश है। दरअसल ये पूरी काबिलियत इसलिए तेज है क्योंकि सूबे की 20 ऐसी सीट है जिन पर भाजपा का गेम पलटने की उम्मीद है। दोस्तों, इस सीट पर कोई भी अपनी जीत का दावा करने की स्थिति में नहीं है। इन सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है या बहुकोणीय है। निर्दलीय भी कई सीट पर बेहद मजबूत स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस इन सीट को लेकर टेंशन में है और भाजपा इसे अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रही है। दोस्तों, इन सीट के हिसार पर सिरसा, कुरुक्षेत्र आदि शामिल है। ऐसे में भाजपा को लग रहा है कि बोर्ड के बंटवारे के बीच यदि अपने कैडर को मजबूत से एक्टिव कर दिया तो उसे बढ़त मिल सकती है। इसीलिए संघ के साथ संभवतः स्थापित करके काम करने की रणनीति बन रही है। अगले 10 दिन में ही पन्ना प्रमुख की रणनीति पर काम करते हुए गली गली और गांव-गांव तक जाने का प्लान है। दोस्तों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल मंडल की भी कहना है कि हमारी पार्टी जमानी कार्यकर्ता वाली है। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो निस्वार्थ सहयोगी करते हैं। ऐसे में उन लोगों से अपील की जाएगी कि वो आगे आएँ और चुनाव में पार्टी की मदद करें। मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया जाएगा और पन्ना प्रमुख की रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाएगा। दरअसल भाजपा नेतृत्व को लगता है कि बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में निष्क्रिय थे और अब यदि उनके मदद मिल जाए तो स्थिति बदल भी सकती है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि RSS ने भी लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के समबत में कमी की शिकायत की थी। ऐसे में अब भाजपा नेतृत्व ने चुनाव में RSS को साथ लेकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। पिछले महीने इसे लेकर कुछ बैठक भी हुई है। यही नहीं, अम्बाला समेत कई जगह पर ऐसे लोगों को टिकट मिले हैं जो RSS बैकग्राउंड कह रहे थे। यहाँ तक कि पार्टी ने 40 नए चेहरे चुनाव में उतारे हैं। ऐसे तमाम कैंडिडेट है जिनका पूरा प्रचार ही RSS ने जुड़े लोगों ने संभाल रखा है। दोस्तों, आज की खबर बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।